हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। ये हमारे पास है एक सेट टू मैथ्स बेसिक का। तो मैं इसको अभी आपको इसके जो सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। तो जिसका भी सेट टू था वो देख लें। इसके बाद और जो सेट होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा। अब जैसे आपका ये मैथ्स बेसिक का था, इसका जो पहला क्वेश्चन था इसमें लिखा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सीधे इसका ग्राफ याद रखना है। ठीक है, अब -3,4 कहाँ बनेगा? तो देखिए x की वैल्यू है माइनस की और y की वैल्यू है 4 की। तो यहाँ पर आपका जीरो, यहाँ -1 -2 -3 आएगा और y की वैल्यू 4 ऊपर होगी, 1 2 3 और यहाँ पे कहीं 4 होगा। तो यहाँ से 4 आया, यहाँ से -3 आया, तो ये होगा पॉइंट -3,4। अब देखिए ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई। तो वाई से डिस्टेंस देखनी है, तो वाई से डिस्टेंस आपकी ये वाली है, ये वाली। ठीक है, तो इसके पैरेलल में देख लेते हैं, पैरेलल में कितनी डिस्टेंस आई है ये वाली। तो ये आई है -3। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर आपको पॉजिटिव वाला चुनना है। ठीक है, ध्यान रहे, आंसर पॉजिटिव चुनना था। अगर आपने -3 चुना है तो वो नहीं चुनना है, बिकॉज डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, तो 3 आंसर होगा। और मैंने आपको जो क्वेश्चंस करे हैं डायरेक्ट भी बताया था, जब एक्स एक्सिस से आता है, ठीक है, अगर आप ये ग्राफ नहीं भी बनाते हैं तो एक्स एक्सिस से आता है तो आप वाई की वैल्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछता तो 4 होता आंसर, और वाई एक्सिस से पूछेगा तो उसका आंसर होता है ये 3। ठीक है, साइन बस नहीं लेंगे माइनस का। तो ये था आंसर आपका। नेक्स्ट में द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए अपॉन साइन 30 प्लस कॉस 60। ठीक है, अभी देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है कॉट और कॉस के बीच में। तो आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है कॉस एक्स स्क्वायर ए। तो इन्होंने क्या किया है, कॉस से को इस साइड लाए हैं, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसको इधर लाते हैं तो ये बन जाता है आपका, और 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्योंकि हमको ये फॉर्म बनानी है ना, ये फॉर्म बन गई। लेकिन 1 प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन। अब साइन 30 की वैल्यू हमें टेबल में याद है कि साइन 30 कितना होता है, ये होता है आपका 1/2। ओके, कॉस 60 क्या होता है? तो कॉस 60 और साइन 30 एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो सेम ये भी 1/2 होता है। इसको सॉल्व करा आपने तो ये हो गया आपका -1 अपॉन, नीचे तो एलसीएम ऑलरेडी है ही 2, और 1 + 1 हो जाएगा 2। ओके, तो जाएगा -1 अपॉन 2/2। देखिए जब नीचे वाला अपॉन होता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा -2/2। कैंसिल किया तो आंसर आएगा -1। तो आपका जो ऑप्शन है बी वो आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज का। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि कौन सा इसमें हमेशा सिमिलर होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि उसके सारे एंगल आपको पता है 60 60 60 होते हैं। तो जब दोनों तरफ 60 एंगल मिल गए तो बाई एंगल 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 से दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रखा है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल मेक ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी। अब दोनों सिमिलर कब होंगे तो देख लीजिए, ए बी सी ये है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल कवर भी ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरा है क्यू आर पी, मतलब इधर से। ठीक है, तो जब भी आपको बताया था कि जैसे आप ए बी सी ले रहे हैं और इधर से क्यू आर पी ले रहे हैं, ठीक है, तो ए बी साइड होनी चाहिए क्यू आर के करस्पॉन्डिंग। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इधर है तो इधर देख लिया। ओके, करस्पॉन्डिंग देखना होता है सिमिलरिटी में। तो ये 2 है और इधर ये है, ठीक है, क्यू आर। दूसरी साइड है बी सी, तो बी सी करस्पॉन्डिंग है आर पी। ओके, और लास्ट में ए सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग है आपका क्यू पी। ओके, मतलब सिमिलर करना है तो आपको ये बराबर करके देखना पड़ेगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 2, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की वैल्यू है 2.5 और आर पी की वैल्यू है यहाँ पर x। ठीक है, और उधर ए सी की वैल्यू आपकी है 3, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और क्यू पी की वैल्यू है हमारी y। अब देखिए ये सब इक्वल करने हैं हमने, सिमिलर करने तो हम कंपेयर कर लेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे, ओके, इसको कंपेयर करिएगा तो ये जाएगा आपका 2x = 2.5 × 4। ठीक है, 2 डिवाइड में ले आना, 2.5 × 4/2, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, 4 से काटा 4 5 सा, और 5 से इसको कट किया 5 5 सा, तो x की वैल्यू तो आ गई 5। अब देखिए डायरेक्टली मुझे बदल गया, x की वैल्यू 5 इसी में है, बाकी में तो है नहीं, तो मैं सीधे इसी को चुनूंगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू में आपका आंसर सही होना चाहिए, टिक सही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला आप जब चेक करेंगे तो वो भी आपका देना 6 ही आएगा। 2/4 को इसके साथ कंपेयर कर देना लास्ट वाले के साथ, y के लिए। ओके, क्योंकि सभी बराबर होते हैं। तो जब इसको इधर लेके आएंगे
तो चलेगा 2y, और 4 इधर जाएगा तो 4 3 12, कट किया तो 6 ही आना है। ओके, तो ध्यान रहे आपने ऐसे किया है तो ये अच्छी बात है, आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ क्या रखा है, इन द गिवन फिगर chord AB of larger circle touches the smaller circle at C if both the circle have same center then length of BD। आपको BD की लेंथ बतानी, ध्यान रखें सिर्फ इतनी लेंथ बतानी, इतनी, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी थी। सभी को पता है कि सेंटर से यहाँ पर जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है इनके बीच में 90 का एंगल बनता है, बिकॉज एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो पाइथागोरस लग जाएगी कौन से ट्राइंगल में, ये OCB में, ये है 3, ये है 4, तो ये आ जाएगा 5 पाइथागोरस लगा के, ठीक है। अब ये 5 आ गया तो ये पूरी वैल्यू 5 आई है, ध्यान रखें। ओके, बट हमको पता है कि ये रेडियस है, यहाँ देखिए ध्यान से, हमको पता है कि O से C तक क्या है, रेडियस है, और O से D भी तो रेडियस ही हुआ, क्योंकि सेंटर से एंड पॉइंट रेडियस होता है, तो ये भी रेडियस हुआ। हमें निकालनी थी DB की वैल्यू, तो DB की वैल्यू क्या निकलेगी, पूरे 5 आ गया था, 5 में से 3 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 2। तो 2 आंसर जिसने चुना है वो बिल्कुल सही है। इसमें आपका इन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी से एलिवेशन बताना है ए पर, तो एलिवेशन हमेशा नीचे से बनता है, तो आपको सी से एंगल निकालना था। अब देखिए सारी वैल्यूज दी है, आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं। तो मैंने अगर इसको देखो, सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, क्योंकि एंगल हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये है P अपॉन P, जो कि होता है 10 का रेशियो, 10 थीटा। ओके, अब P की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू P है, और बेस की वैल्यू है 2√3, और यहाँ 10 थीटा, बिकॉज हमें C बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें C से देखना था एंगल, ठीक है। तो 10C, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाए 1। अब 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 10 30 की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ 10C, 10 से 10 कटा, तो जो एंगल C था उसकी वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। आपको एंगल की वैल्यू बतानी थी, ठीक है, सेक्टर एंगल की वैल्यू। अब सेक्टर जैसे कि हम देखें तो सेक्टर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, रेडियस और आर्क से बाउंड्री रीजन, एंगल यहाँ पे थीटा होता है, ठीक है। उसका एरिया लगा देंगे, तो उसका एरिया आपको दे रखा है क्या, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज एरिया, ठीक है, जिसका एरिया मतलब इस सेक्टर का एरिया कितना है, 1/8 है इसके एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया आपको पता ही है, ये सेक्टर का एरिया हो गया, और इधर सर्कल का, तो सेक्टर का एरिया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए अब 360 यहाँ डिवाइड से ऊपर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन 8, सामने थीटा है, 8 से कट कर दिया, 8 4 32, बचे 4, 8 5 सा, तो आपका एंगल आ जाएगा 45, ठीक है। सिंपली आप कैलकुलेट कर देंगे, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चीजें करनी है। देखो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, कुछ अपनी तरफ से ही बनाते हैं, तो आपके बस लॉजिक्स वहां पे सही काम करने चाहिए थे, ठीक है। तो आप ये मत कहा करिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आए हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे रट के जाने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हु सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको पेरीमीटर पूछा है किसका, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट होता है ये हिस्सा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में आपके पास 2 रेडियस होते हैं और ये आर्क लेंथ होती है, तो अगर इन सब की वैल्यू मिल जाए तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सरकमफेरेंस दिया है, तो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr, ये दे रखा है 22, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब 22, 2 पाई की वैल्यू नीचे आएगी, ओके। अब 22 अपॉन, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन से, देखो अपॉन में जो आता है वो ऊपर चला जाता है, मैंने बोला ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख देना, 22 से 22 कैंसिल हो गया, आपके पास आ चुका है रेडियस 7/2, ठीक है। अब रेडियस आ गया तो आर्क लेंथ भी निकालनी है। अब आर्क लेंथ क्या होती है, तो वो होती है थीटा अपॉन 360 2πr, ओके। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारा ये होता है, थीटा हमको पता है क्योंकि यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा आपका 90/360, 2 पाई के लिए 7, और आर के लिए भी निकाली 7/2, कैंसिल कर लेना, 9 4 सा 7 से 7, 2 से 2, 1 बार, और यहाँ पर 2 2 सा और 2 11 सा, तो आ गया 11/2। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस आपको लास्ट में क्या करना था, जब वैल्यूज आ चुकी हैं, रेडियस भी आ गया और सब कुछ आ गया, तो बस आपको इसको सबको ऐड कर लेना था, क्योंकि 7/2, ये भी आया 7/2, ये आया 11/2, तो ऐड कर लो, 7 प्लस 7 प्लस 11, क्योंकि सबके अपॉन में 2 आ रहा है, मैंने डायरेक्ट एलसीएम देख लिया, तो कितना हो गया, 7 7 14, 14 और
11 होता है 25/2, कट करेंगे तो 12.5 आएगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोन सिलेंडर हैव सेम हाइट सेम रेडियस, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर इन रेशियो, ठीक है। अब एक कोन है और एक सिलेंडर है, इनका रेडियस सेम है और हाइट सेम है, हमें दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये सब आपको पता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, फाइनली आपके पास बचता है 1/3। अब देखिए 1/3 अपॉन में 1 है तो यही आपका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। आई होप ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा, गलती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कि है 8, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30, ओके, तो आंसर हो गया 30। नेक्स्ट में मीन दिया है, मोड दिया है, मीडियन निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना था, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ओके। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड हमें दे रखा था 12, मीन दे रखा था 15, ओके। 15 टू 30, 30 में 12 जोड़ा तो आएगा 42, और 3 मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, तो कट करेंगे 3 1 जा बचेगा 1, 3 4 जा, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया होगा, ये भी इजी था बहुत, डायरेक्ट फॉर्मूला था। नेक्स्ट में अब पेयर ऑफ डाइस की बात बताई थी, या फिर एक डाइस 2 बार फेंकी जाए, ठीक है, या 2 डाइस हो, जैसे यहाँ पेयर दे रखा है, तो उसके आपको पता है टोटल 36 केस बनते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि उनका सम, ठीक है, जो दोनों डाइस हैं उसका एटलीस्ट 9 होना चाहिए, कम से कम 9 हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है, कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा कितना। तो अब 9 वाले जो, अगर हम देखें तो 9 वाला जो हमें कम से कम कहाँ मिलता है, 3 और 6 वाला पहला वाला होता है, ठीक है, बाकी तो सब छोटे होते हैं, इससे ऊपर वाले जितने भी होते हैं, ओके। 4 की उस लाइन में हमें मिलता है 4,5, ठीक है, फिर मिलता है 4,6, ओके, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा वाला चल जाएगा। 5 वाली में हमारे पास होता है 5,4, 5,5, 5,6, और 6 वाले में पता ही है आपको 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे केस हैं, ओके। तो इस तरीके से बस करना था आपको, बस लैंग्वेज को समझ के, ठीक है। नेक्स्ट में क्या रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की दे रखी है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम में हमें पता है कि बड़े आंसर देखने होते हैं, तो 2 की बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3, और 2 में 2 की बड़ी वैल्यू है 3, 3 की बड़ी वैल्यू क्या है, वो भी है 3, ठीक है। अब आपने अगर सिर्फ इसको चुन लिया होगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पे 5 भी है, एलसीएम में 5 है तो लेना पड़ता है, क्योंकि 5 देखो इसके पास 5 नहीं है तो कम, और ज्यादा वाला तो यही हुआ ना, तो हमें ज्यादा वाला चुनना होता है ना, तो यही हमने चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका सही है, ओके। नेक्स्ट में 3 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड्स विद, तो 3 रेज टू पावर n कभी भी एंड नहीं होगा, तो चेक कर लीजिए, रख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो वैल्यू रख के देख लीजिए। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 1 3, 3 की पावर 2 होता है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 की पावर 3 होता है 27, देखिए इनकी एंड डिजिट क्या है, एक बार 3, एक बार 9, एक बार 7 है, ऑप्शन में देखो 3 है, 9 है, 7 है, हमें नहीं वाला चाहिए था, तो आंसर नंबर 5 नहीं होगा कभी, ठीक है। नेक्स्ट, a prime number has exactly 2 prime factors, exactly one prime factor, at least one, और at least 2 prime factor, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा exactly 1 prime factor, ठीक है। जैसे आपका एक कोई प्राइम नंबर ले लिया 3, ओके, वो 2 हो गया, जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर होते हैं 3 और 1, 2 के फैक्टर होता है 2 और 1। अब देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 1 को हम नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलते हैं ना, तो एक ही तो मिल रहा है, तो इसका आंसर एक ही होगा, exactly 1। नेक्स्ट आपका था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट के लिए आपके पास जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है आपकी -3, बिकॉज ये इधर आता है तो माइनस हो जाता है, और ये 5 की वैल्यू भी -5, ओके। आपको k की वैल्यू निकालनी है, इसको कंपेयर करेंगे तो k/2 को कंपेयर किया 2/1 से, 2 डिवाइड से ऊपर गया तो k की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 वाला हमें चुनना था, और ये आंसर हो गया 16 का, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो लोग घुमा देते हैं, अब आपको बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही नहीं दिया जाता, ठीक है, तो थोड़ा तो आपको आना चाहिए, तो इसलिए कहा जाता है कि बेसिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, अब आपसे कह रखा है ए बी और सी का जो ये सॉल्यूशन है a-b + c का, वो निकालना है, और ये इक्वेशन को पहले तो आपको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, ओके। सिंपल सी यही बात है यहाँ पे।
तो आपने क्या करना है, स्क्वायर लिखा है रूट एक्स प्लस वन, उसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, बी स्क्वायर टू ए बी, ठीक है, इतनी सी बात थी। आगे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो बाहर आ जाता है, वन का स्क्वायर वन होता है, और ये जगह टू रूट एक्स, आगे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स। देखिए ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखिए प्लस का एक्स उधर जाएगा क्योंकि हमें साथ में लाना है इनको, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, तो एक्स उधर जाके प्लस था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और प्लस का वन था, इधर जाके हो गया माइनस वन इक्वल टू जीरो। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर से पहले वाले को ए बोलते हैं तो कुछ नहीं है तो वन, ए की वैल्यू वन, एक्स से पहले कुछ नहीं है तो वन, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू भी माइनस वन। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी थी जो हमें निकालना था यहाँ पे, तो ए की वैल्यू है हमारी वन, माइनस बी की वैल्यू है माइनस वन, ठीक है, और सी की वैल्यू भी है माइनस वन, तो वन माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका, देखिए माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, एक वन तो बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस वन। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, बस आई होप आपका सही हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगले में क्या रखा है, इफ द पॉइंट वन कॉमा टू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्री कॉमा फाइव टू पी कॉमा क्यू इन वन रेशियो वन, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कोई पॉइंट है वन कॉमा टू, सेक्शन फॉर्मूला है, डिवाइड करा इसलिए, ठीक है, पॉइंट थ्री कॉमा फाइव और टू पी कॉमा क्यू को डिवाइड कर रहा है वन रेशियो टू में, सॉरी वन रेशियो वन में। ओके, तो वन रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। वन रेशियो वन जब भी डिवाइड करता है तो आपका मिड पॉइंट ही बोलते हैं उसे, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करूं तब भी ये सही होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमको पता है ये होता है एक्स वन वाई वन, ये होता है एक्स टू वाई टू, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अब रेशियो ही वन और वन दिया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं इसको मिड पॉइंट से कर लेता हूँ जो कि होता है एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है वन, एक्स वन की वैल्यू थ्री, एक्स टू निकालना है, एक्स टू की वैल्यू टू पी, पूरी वैल्यू रखनी थी, ठीक है, अपॉन टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, टू वन ज़ा टू, थ्री प्लस टू पी, थ्री इधर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस वन, और टू डिवाइड में आ गया, तो पी की वैल्यू हो गई माइनस वन अपॉन टू। अब देखिए दो ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो आपके दोनों में से कोई एक होगा, क्यू के लिए भी चेक करना पड़ेगा, तो क्यू के लिए भी वही मिड पॉइंट लग जाएगा, तो वो होता है हमारा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वाई की वैल्यू आपकी टू, वाई वन है आपका फाइव, वाई टू है आपका क्यू अपॉन टू, टू की टू से कराई फोर, प्लस फाइव इधर जाएगा तो माइनस फाइव, तो ये आ गई माइनस वन। ओके, तो जिस ऑप्शन में वन अपॉन टू और ये माइनस वन है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके बेसिक जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू के। इसके आगे आपका 19 और 20 है, जिसमें आपसे क्या रखा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। ऐसा नहीं है, हमेशा दो रियल रूट नहीं होते, आपके पास तीन कंडीशन है, ठीक है, वहां पे इक्वल रूट की कंडीशन भी होती है, रियल एंड इक्वल, ठीक है, और एक सिंपल होता है आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, तो ये चीज को हम नहीं लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट में अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरो होते हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम चुनेंगे, जिसमें ए गलत होता है और आर सही होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट थीटा बराबर वन दे रखा है, कॉसेक थीटा टू होगा, ये आपको चेक करना है। तो कॉट थीटा बराबर वन, तो वन किस पे होती है कॉट की वैल्यू, ये होती है 45 पे, तो कॉट 45 पे, कॉट से कॉट कट गया, थीटा की वैल्यू 45 आई, यहाँ पुट कर लेना। तो कॉसेक 45 की वैल्यू चेक कर लो कितनी होती है, तो कॉसेक 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है जो कि वन अपॉन रूट टू होता है, तो वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू अपॉन वन, तो यहाँ पे टू दिया था, तो यह आंसर आपका गलत हो गया, तो एसर्शन गलत है, रीजन तो अपने आप ही पर सही होना है, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता जो आपका, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, जब इसको इधर लाओगे तो प्लस बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। सेक्शन बी में देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, पी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, आपको ओ पी क्यू की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आएगा तो या तो इसका प्रूफ आएगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि हमको पता है जो पी टी क्यू होता है वो टू टाइम्स होता है ओ पी क्यू के, ठीक है। अगर आपने ये प्रूफ किया है तो आपको आइडिया होगा डायरेक्टली, तो जो भी हमारा ये होता है वैल्यू 50, हमें निकालना था ओ पी क्यू की वैल्यू, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप इसी का डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता ही है। ओके, नेक्स्ट में आपको ये है कि इफ थ्री साइन थ्री ए इक्वल टू वन, देन वैल्यू ऑफ कॉस टू ए माइनस टेन स्क्वायर 45, तो ये वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, इसमें साइन थ्री ए इक्वल टू
वन लिखा है, तो साइन में वन की वैल्यू क्या होती है वो लिख देनी है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी वन, साइन से साइन कैंसिल, 3a इक्वल टू आ गया आपका 90, 3 डिवाइड में जाएगा तो कट करेगा से 30 टाइम्स, तो एंगल जो ए है वो 30 आ गया। और जब एंगल आ जाएगा तो बड़े आराम से आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस 2a माइनस टेन स्क्वायर 45, तो कॉस 2a की वैल्यू आपकी 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 की वैल्यू थी वन, वन का स्क्वायर, ये जगह 32 या 60, तो कॉस 60 की वैल्यू यूज करनी है आपने, माइनस वन, कॉस 60 होता है आपका 1/2 माइनस वन, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, एलसीएम लेके तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर -1/2 आएगा अगर आपने ये किया है तो। इसके नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना था, यहाँ वैल्यू निकाली थी के की, तो ये क्या है, sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन है। इस फॉर्म को सॉल्व करना है, कुछ ऐसी आएगी जो जो कॉस ए से पहले आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपका बुक का ही देखिए आपने क्वेश्चन करा हुआ है ऐसा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन इसी को मतलब घुमा के दे दिया। ऐसा होता है 1/cos ए और 10 होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ चल रहा है 1 माइनस साइन ए, अब ऊपर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, अपॉन में एल से हो जाएगा कॉस ए। ओके, ये ऑलरेडी ये भी कराया हुआ था इस टाइप का। ठीक है, उसमें प्रूफ था बस, ऊपर 1 प्लस साइन है, इधर 1 माइनस साइन है, तो आइडेंटिटी बना देगा ये वाले। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए चल रहा है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, आइडेंटिटी होती है, नीचे आ गया कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल, एक कॉस ए बचा। अब देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो मतलब वन है, क्योंकि हमारा फाइनली कॉस ए आ रहा है, और आगे भी देखिए कॉस ए के कॉस ए लिखा है, तो के मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये वैल्यू किससे कंपेयर हो रही है, वन से हो रही है, तो के की वैल्यू आएगी वन। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, उसमें आपका क्या है, ये शेडेड रीजन की पैरामीटर निकालना है। ठीक है, पैरामीटर में क्या होता है, आउटर लेंथ निकालनी होती है। तो एक तो आपको ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट है हमारा आर्क। ओके, किसकी, आर्क ऑफ क्वाड्रेंट, प्लस ये वाला हिस्सा इतना। ठीक है, वो चाहिए, प्लस ये सामने होता है हमारा क्वाड्रेंट के सामने हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो तीन वैल्यू कैसे निकलेंगे, अब आर्क ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, आर कैसे ले, प्लस हाइपोटेनस हम निकाल के लाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस लगा के, और इतना हिस्सा कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल ये हमारा क्या है 8 है, इतना हिस्सा 6 है, तो 8 में से 6 को माइनस किया कितना आ जाएगा, ये 2। ओके, प्लस ये 2 ऐड कर देंगे बाद में, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360, 22.7, और रेडियस है 8, प्लस हाइपोटेनस कितना आएगा, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 6 और 8 को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ये जाएगा 36, ऐड किया 100 आया, रूट आएगा तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 10, तो बस ऐड कर लीजिए। तो आर्क लेंथ ये 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 2 से कटा ये 11 टाइम्स, 11 8 ज़ा 88/7, प्लस हाइपोटेनस की वैल्यू आई है आपकी 10 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका 10 प्लस 2 12, तो 88/7 प्लस 12, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 88 प्लस 12 7 ज़ा 84/7, 8 प्लस 4 12, 16 1 17/7, तो ये आपका इतना आ गया आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान से करना था इसको। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर लेंथ ना, तो ये निकाला, ये क्या है आर्क है, तो आर्क लेंथ निकाल ली, ये क्या है हाइपोटेनस, ये निकाल लिया, और इतना हिस्सा कैसा है, पूरे टोटल 8 में से 6 माइनस करते तो ये पार्ट आ गया, बिकॉज ये भी तो पेरीमीटर में कवर हो रहा है ना, तो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट है, इसमें क्या रखा है, सॉल्व ग्राफिकली, तो x प्लस 2y हमने बात कर ली थी इसकी भी, इक्वल टू 10। आपको ग्राफ कैसे बनाना है, x की कोई वैल्यू लेनी है y आ जाएगा, y की कोई वैल्यू लेनी है x आ जाएगा। जैसे जीरो रखेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा तो कट कर देगा 5 टाइम्स, तो 5 आ जाएगी, और y को 0 रखूंगा तो x सीधे सीधे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, दूसरा तो सीधे सीधे दिया है y इक्वल टू 3, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ तक गई है, मैक्सिमम 10 तक गई है, तो आप 10 तक बना देंगे, 1 2 ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और y की वैल्यू 3 तक गई है, 1 2 3 4 5 तक गई है, क्योंकि 5 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला देखिए 0 पे 5, तो 0 पे 5 होता है आपका यहाँ पे,
0,5। ओके, दूसरा है y0 x10 है तो वो यहाँ पे होगा 10,0, इसकी लाइन मिला दी। ओके, नेक्स्ट y3, तो y3 मतलब यहाँ फिक्स है y, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एक आएगी आपकी ये, तो ये आपका ग्राफ बनता। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट आपसे कहा गया था यहाँ पर, इसमें लिखा था अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर कास्ट अ शेडो 15 मीटर ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, तो 10 मीटर का पोल है, 15 मीटर की शेडो बन रही है। ओके, कुछ भी नाम आप रख देंगे इसका ट्रायंगल का। और सेम टाइम पर एक और टावर है, ठीक है, जो कि 45 मीटर की शेडो बना रहा है। ओके, हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसमें हाइट फाइंड करनी है, और कैसे ये होगा, क्योंकि सेम टाइम पे बात आ रही है तो एलिवेशन सेम होगा, ध्यान रखेंगे। अगर सेम टाइम की बात आएगी तो एंगल सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका परपेंडिकुलर है ही। तो पहले तो आप क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताते हैं। जो भी आपका ये ए बी सी था और ये पी क्यू आर है, ठीक है, तो आप बता देंगे ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। रीजन क्या है, देखिए सेम टाइम पर एलिवेशन सेम होता है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, दूसरा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि दोनों क्या है 90। तो आप ये बता देंगे, ये सेम एलिवेशन पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप बाई एंगल एंगल ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर बता देंगे पी क्यू आर के। और जब सिमिलर जाता है तो साइड्स का कंपैरिजन होता है, जैसे 10 के रेशियो में आ गई 8, ये वाली एच, और 15 के रेशियो में आ जाएगी 45। ओके, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 चला जाएगा 10 के पास में, और 15 आ जाएगा डिवाइड में। ओके, 15 थ्री ज़ा, और 10 को अगर हम कट मल्टीप्लाई करेंगे 10 थ्री ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 30 मीटर। तो इस वाले की आ जाएगी 30 मीटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको बस ये कंपेयर करना आना चाहिए। ओके, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों को आते हैं जो ये क्वेश्चन बार बार देखते रहते हैं, प्रीवियस ईयर लगाते रहते हैं। ओके, तो आपको लगाने चाहिए, इसीलिए बार बार कहा जाता है। ये बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला था क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर का रेशियो दे रखा था, 1 एंगल 2 बता रखा था। आपको प्रूफ करना था जो पी क्यू एस है, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा टी क्यू आर के। ठीक है, अब पी क्यू एस और टी क्यू आर कैसे सिमिलर होता है, उसके लिए आप क्या करते थे, तो पी क्यू एस और पूरे ट्राइंगल को अलग अलग बना के चेक कर लेते हैं टी क्यू आर। ठीक है, कौन सा रेशियो दिया है वो देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, क्यू आर के साथ क्यू एस का रेशियो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद क्यू टी का रेशियो पी आर के साथ दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि क्यू टी के साथ ये वाला रेशियो आना चाहिए था। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको जो एंगल दिया ना 1 और 2, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है उसको देखना, पी क्यू आर में यह एंगल 2 है, यह एंगल 1 है। किसी भी साइड के अगर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो उसकी अपोजिट साइड भी बराबर होती है, तो पी क्यू बराबर पी आर, आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर पी आर को रिप्लेस कर देना था, तो ये हो जाता क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब देखो क्यू टी के साथ रेशियो आ गया पी क्यू का। ओके, दो साइड का रेशियो आ गया, और हमें ट्राइंगल जो चाहिए उसको देख लीजिए, आपको कौन सा एंगल कॉमन है, दोनों में क्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कॉमन हो गया, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू। तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड से, भाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से आपका जो पी क्यू एस है वो सिमिलर आ जाएगा टी क्यू आर के। ठीक है, तो ये तो करा होगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी तो आराम से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंपल सा फ्रैक्शन का क्वेश्चन, बहुत इजी होता है। फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैंने कहा था एक्स मान लेना, डिनोमिनेटर को वाई मान लेना। ठीक है, 1/3 का रेशियो हो जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से 1 को। तो न्यूमरेटर ऊपर है तो ऊपर से सब्ट्रैक्ट किया 1। ओके, तो फ्रैक्शन बन गया 1/3। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x दोनों से होती है मल्टीप्लाई, -3। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बस समझाने के लिए कि आपने ऐसे ही किया हो। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई 3x - 3, आप चाहे तो उसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। दूसरा क्या रखा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यही फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1/4 जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई 4x, ये इधर जाएगा ऊपर तो y + 8। यहाँ से आप चाहे तो y की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है किस मेथड से करो। ठीक है, तो 4x बराबर y की वैल्यू कितनी है 3x - 3, ऊपर आप देख सकते हैं +8। ये 3x इधर आएगा तो 4x में से 3x माइनस होता है x आया, -3 + 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 गया 5 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 आ गई, पुट कर देना कहीं पे भी जहाँ पे आपके जैसे y है, y निकालना है तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 ×
5 माइनस 3, तो 3 5 15, 15 माइनस 3 हो गया 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। फ्रैक्शन बताना था, फ्रैक्शन मतलब यही फॉर्म बतानी थी n अपॉन डी वाली, मतलब x अपॉन y। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है, तो 5.12 उसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट में आप आंसर को चेक भी कर लिया करिए, जैसे इन्होंने बोला। देखिए इन्होंने क्या कहा था, ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब ऊपर एक सब्ट्रैक्ट करता है। तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, नीचे कुछ नहीं किया, तो 5 में सब्ट्रैक्ट किया 1, तो 4 हुआ। 4 को काटना है, 4 1 4, 4 3 बिल्कुल बन रहा है, मतलब हमने सही किया है। ठीक है, तो चेक कर लेना, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। और ऐसे 1/4 बन जाता है जब हम इस फ्रैक्शन में, जो हमारा फ्रैक्शन आया था 12, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें। तो जब 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 20, 5 1 5 4 तो 1/4 भी बन रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे चेक कर लेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या रखा है, आपको k की वैल्यू निकालनी है जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कंडीशन हमने बहुत बार देखी है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, बस आपको वैल्यू रखनी है, ये है a1। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 12। नेक्स्ट है आपका 3/k, ओके, इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस के साथ जरूर लिखें, अपॉन माइनस के। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉमन है इसलिए। ठीक है, आप किसी को कंपेयर कर देना, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो k की k से कराई, k स्क्वायर बन जाएगा, 12 की 3 से 36 रूट बनेगा, और ये होता है आपका प्लस माइनस 6 का। ठीक है, रूट के बाहर आके अगर आप इनको भी कंपेयर कराते हैं आगे जो लिखे हुए हैं, तब भी आपका इसी तरीके से आता है। ओके, जैसे मैं मान लीजिए इनको भी कंपेयर कराता हूँ, ये आपका आ जाएगा 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3k, और यहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 3k। ओके, माइनस 3k इधर आया तो 6k इक्वल टू k स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है हम लोग इसको कॉमन नहीं लेते, इसको कॉमन लेना चाहिए, इसको इधर ही ले आते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, k कॉमन है तो अंदर आ गया आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू आई 0 और k की वैल्यू आई 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज देखिए, ये जो k की वैल्यू है ना, वो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा था जो पॉजिटिव वाली है। तो यहाँ पर भी k 6 आया था। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस 6 मिला था, तो आप माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप रख के भी देख सकते हैं, उस पर नो सॉल्यूशन मिलेगा। इन दो वैल्यूज पे आपको कॉमन वैल्यू मिल रही है, तो आपका आंसर होगा 6। ओके, प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब आपको दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे LHS है और RHS भी हमने करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, तो अब इसका एलसीएम है सेक ए, तो एक बार सेक के साथ लिख देते हैं, और दूसरा सेक ए अपॉन सेक ए है, इसके साथ भी लिख दिया, ये कट के 1 हो गया, और 1 अपॉन सेक होता है कॉस, तो कॉस ए प्लस 1 आपका आता है एक साइड। अब दूसरी साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज मिलनी चाहिए, तो आपका प्रूव हो जाएगा। साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। देखिए 1 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी तो 1 ही मिलता है ना, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे चल ही रहा है 1 माइनस साइन कॉस है, ये कैंसिल हो जाता है। यही चीज आगे देखिए, दोनों साइड प्लस में आगे पीछे लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो LHS RHS बराबर आ गया, ये प्रूव हो गया। आपको यहाँ पे दोनों टर्म को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये समझने वाली चीज थी। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, अ बॉक्स कंटेन 6 ब्लू बॉल, 4 वाइट एंड 8 रेड मार्बल्स। बॉल नहीं है यहाँ पे, मार्बल है, तो 6 4 8 ऐड कर लेंगे, 6 4 10 और 8 18, टोटल बॉल हो गए आपके, मतलब मार्बल हो गया 18। ओके, इनके कलर भी लिख लेना, ब्लू, वाइट और रेड। अब आपसे क्या रखा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल वाइट होगा, तो वाइट आपके यहाँ 4 है, तो 4/18 कट कर देंगे, 2 2 जा 2 9 जा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 2/9। व्हाइट और रेड, और का मतलब था दोनों ही लेने हैं। ठीक है, और एंड का मतलब होता है कोई, मतलब कॉमन, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ही लेने होते हैं। तो व्हाइट और रेड, तो 8 और 4 दोनों मिला के हो गए 12, 12/18, 6 से कट गया, 6 2 जा 6 3 जा। लास्ट है नॉट रेड। अब नॉट रेड का मतलब है कि रेड नहीं होगा, मतलब या तो ब्लू होगा या तो व्हाइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 4 10, 10/18, 2 9 जा 2 5 जा, तो सबकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है सिंपल सी। ठीक है, ये तो करा होगा सभी बच्चों ने, सिंपल। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है आपको इन द गिवन फिगर, आपको ये चीज प्रूफ करने के लिए आती है 180। ओके, इसके बारे में भी बात करी गई है, और इसमें क्या कहा था मैंने आपको, चैप्टर वाइज जब कराया था इसमें बताया था, इनको ज्वाइन कर देना,
ओके, जब भी एंगल आता है या तो हाफ वाला आता है, दोनों ही चीजें बताई थी, या तो ये 90 प्रूफ करने के लिए आता है या तो ये आता है। ठीक है, तो इस बार इन्होंने ये दे दिया सप्लीमेंट्री वाला। तो आप बस एंगल्स को बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते थे किसी भी क्राइटेरिया से, आरएचएस से या साइड से, क्योंकि आउटर साइड बराबर है, एंगल 90 का बन रहा है और ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो सीपीसीटी से एंगल 1 बराबर क्या आ जाता था, 2। ऐसे ही ये वाले सिमिलरली आप लिखते थे, दोबारा करते नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही 5 बराबर 6 और फिर 7 इक्वल टू 8। सारे एंगल बराबर आ गए और यहाँ पूरा सर्कल घूम रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें 90 प्रूफ करना है, वहां तो आधा सर्कल घुमाना होता था लीनियर मिरर लगा के, यहाँ पे पूरा सर्कल कितने का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 360। ठीक है, अब हमको जो चाहिए उसको रखना है, जैसे इन्होंने एओबी और सीओडी बोला है, तो एओबी में यहाँ पे और सीओडी में यहाँ वाले एंगल को रखना है, बाकी को रिप्लेस कर देना था। ये था 1, ये था 2 3, ये था 4 5 6 7 8। तो हमें 2 और 3 रखने हैं, 6 और 7 रखने थे। ठीक है, तो 2 और 3 को रखेंगे, 6 और 7 को रखेंगे, और देखिए 1 जो था उसको रिप्लेस कर दिया 2 से। ओके, ऐसे ही जो आपका 4 था उसको रिप्लेस कर दिया 3 से। ऐसे ही जो 6 वाला रखना है, मतलब 5 वाले को रिप्लेस कर देंगे हम 6 से। ओके, और लास्ट में 7 रखना था, तो 8 वाले को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर 7 से, इस वाले में। तो ये कितनी कितनी बार आ गए, सब 2 2 टाइम्स आ जाएंगे, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 7 बराबर 360 है। सबके पास 2 कॉमन है, तो 2 जब बाहर आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 2 क्या कर देगा, कट कर देगा 360 को कितनी बार में, 180 बार। ठीक है, क्योंकि 360 का हाफ हो जाएगा ना 180। अब देखिए 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ही क्या बन रहा है, एओबी, यही हमको बताना था, एओबी प्लस 7 और 6 का सीओडी बराबर 180। ये प्रूफ था इसका। ओके, इसको करना जरूरी भी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका प्रूफ मैंने बहुत बार बता दिया, ये लैंग्वेज पढ़ के जानी थी। ठीक है, या तो ये, या तो प्लस करके आ जाता है कुछ आ जाता, या माइनस करके। ठीक है, तो एक आ गया है, आपने इसी को अटेम्प्ट किया होगा। अगर इसको नहीं किया तो ये भी हमने डिस्कस किया था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ के जो दूसरे वाले थे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉमन लेने वाले क्वेश्चन में तो होता ही है, तो यहाँ 13 कॉमन था, अंदर बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो 11 7 77 प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78, 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 3 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गया, तो ये तो हो गया कंपोजिट। इसमें देखिए, इसमें भी कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, अंदर बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1, तो सिर्फ 30 प्लस 1 31, तो 4 इंटू 31। 4 को और तोड़ सकता है 2 इंटू 2 में, 1 तो होता ही है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। यहाँ कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 7 सा 91 प्लस 6 ऐड करेंगे तो आएगा 97। अब देखिए 97 किसी, अगर हम देखें तो 97 एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब आपका पहला ए और बी ये दोनों कंपोजिट होंगे और सी यहाँ पर कंपोजिट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझाना था। तो देखिए पेपर वही होता है, बस लैंग्वेज वो चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, 3 टाइप के आ सकते हैं, ये पिछली बार भी आया हुआ है, एस करके लिखा होता है यहाँ पे, इस बार एक्स लिखा है। ठीक है, आपको इसके जीरोस निकालने थे और वेरीफाई करना था। आई होप ये सभी ने कर दिया होगा जितना है। ठीक है, तो सिंपल 4 1 जा 4, मतलब आपको 4 लाना था मल्टीप्लाई करके, और एड और सब्ट्रैक्ट करके भी 4 लाना था, तो 2 2 जा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 4 यहाँ पे कॉमन है, 2x अंदर बचा 2x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में भी यही आएगा 2x प्लस 1, यहाँ आएगा आपका प्लस 1। ठीक है, इसको इसके साथ लिख देंगे 2x प्लस 1 और फिर से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, भूलना नहीं था क्योंकि 0 निकालना है। तो पहली बार 2x प्लस 1 को रखा 0 इक्वल, तो x के लिए माइनस 1/2, दूसरी वैल्यू भी सेम यही आएगी क्योंकि सेम ही है। ठीक है, तो ये अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया। फिर बस वेरीफाई करना था, वेरीफाई करने के लिए आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए वाली आइडेंटिटी से इसको वेरीफाई करना था। ये करा होगा आपने। ठीक है, डी सेक्शन में जो क्वेश्चन था आपका, ये यहाँ पर बी वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत बार बताई गई थी, आपने करी होगी इसको अच्छे से। ठीक है, और बी वाले ऑप्शन में आपको बोला था कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, ओके, ये और इधर पी क्यू आर ये वाला, ये सिमिलर है।
सिमिलर दिया है तो आप सारे रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, सारी साइड का रेशियो ले सकते हैं। ओके, और साथ साथ सी एम और आर एन ये मीडियन दिया था, ये और ये मीडियन। मीडियन क्या करता है, जो लाइन होती है उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ए एम है और जो बी एम है, ए एम और जो बी एम है वो आपस में बराबर होगा, और ये हाफ होगा किसका, ए बी का। ऐसे इधर भी क्यू एन और एन पी, क्यू एन बराबर एन पी, ये हाफ होंगे किसके, हाफ मतलब 1/2 होंगे किसके, पी क्यू के, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और आपको ऑलरेडी जब ए बी सी और पी क्यू आर कॉमन दिया है, ए बी सी तो ये एंगल, ठीक है, ये आपस में सिमिलर है, इधर ये वाला एंगल भी आपके इक्वल होंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। अब पहला आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर पी एन आर के। तो ए एम सी का है ये वाला, पी एन आर कौन सा है, ये वाला। इसको सिमिलर कैसे करेंगे, देखिए ए तो ऑलरेडी है ही क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिमिलर दे रखे थे दोनों ट्राइंगल। तो एंगल ए बराबर एंगल पी आप पहले लिख के साइड में कर दीजिए, जो गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि रेशियो आपको पता है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही सिमिलर दिया था, ठीक है, सारी साइड्स का रेशियो ले लेता है। अब जो चाहिए वो रखते हैं, जैसे आपको सिर्फ इतना ट्राइंगल प्रूफ करना था, ठीक है, इतना ट्राइंगल। तो इतने ट्राइंगल में कौन सी साइड आ रही है, एक तो ए सी आ रही है और इधर पी आर आ रही है। तो ए सी और पी आर को रखेंगे, और ए बी का हाफ पार्ट आ रहा है, जैसे पी क्यू का हाफ पार्ट आ रहा है तो ये वाला पार्ट रखेंगे। इसको मत लेना क्योंकि इसकी जगह हमने एंगल ले लिया ऊपर, ठीक है, तो इसका हम हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ ए बी दोनों तरफ। ओके, सामने ए सी अपॉन पी आर, तो इसका हाफ क्या कहला सकता है, अभी ऊपर बताया, इसके हाफ को हम बोल सकते हैं ए एम, तो हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन बराबर ए सी अपॉन पी आर, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बीच में एंगल भी आ रहा है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्राइंगल पी एन आर के, ठीक है। और जब सिमिलर हो गया, सिंपल, फिर आप दूसरे ट्राइंगल्स को देख लेंगे। सेम ऐसे ही करना था सब में। अब जैसे ये है, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल बी एम सी क्यू एन आर के, तो ये वाला ट्राइंगल इस क्यू एन आर के, तो अभी बताया था ना, जैसे ये हाफ लिया वैसे इधर का हाफ भी तो ट्राइंगल ले सकते हैं साइड, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू था। अब ए बी अपॉन पी को अगर हाफ हाफ कर दें तो ये भी हो जाएगा आपका बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है, ये साइड आ गई। ये तो ऑलरेडी पहले से ही थी क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर था ही, तो बी सी करस्पॉन्डिंग हमारा क्यू आर था ही, और एक एंगल आपका ये वाला इधर साइड से, तो ये भी हो जाएगा सिमिलर। ओके, बीच का भी इसी तरीके से आप एंगल ले लेंगे, बी सी एम, ठीक है, ये वाला एंगल पूरा, बी सी पूरा नहीं, ये बी सी एम, ये वाला ट्राइंगल का एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये एंगल इसके बराबर आ ही जाएगा इसी से। तो ये भी काफ़ी ईजी था, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करे होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पर, ये था आपका फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर हाइट 10, रेडियस 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर of radius 7 centimeter, height 7 centimeter, 5 centimeter is scooped out, cavity inside the solid cylinder, find the total surface area of remaining solid, ठीक है। तो एक सॉलिड वुडन सिलेंडर था जिसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दी थी, रेडियस दे रखा था आपको 14 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस ये दिया है, हाइट ये दिया। अब इसमें से एक क्या कर रहे हैं हम, एक और सिलेंडर को स्कूप आउट कर रहे हैं, ठीक है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस। तो हमारे बुक में जो क्वेश्चन है उसमें कोन निकाला गया या सिलेंडर निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक सिलेंडर निकाल दिया। उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपको थोड़ा कम दे रखा है, 7 हाफ, और जो हाइट है वो भी हाफ कर दिया 5। आपसे पूछा रिमेनिंग एरिया बताना है, लेकिन टोटल लिख के बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा था टोटल बोले चाहे कुछ बोले, अगर शेप में से कुछ भी निकाला गया है तो आपको लेना है सी एस ए, ठीक है। तो बड़े वाले सिलेंडर का सिलेंडर 1 बोल देता हूँ उसको, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2, क्योंकि दूसरा वाला सिलेंडर सिलेंडर 2 था, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इधर साइड देखिए, ये बेस तो पूरा बच गया, वो आपको लेना है, ठीक है। तो उस बेस को ले लेते हैं, तो ये बेस आपका कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर क्योंकि वुड था, ये वाला बेस कैसा आएगा, तो बाहर के सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, तो फिर से आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल में स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, छोटे वाले का। और यहाँ पर भी जब आपने वुड इसमें से निकाली है तो यहाँ पर भी एक सरफेस बचा होगा छोटा वाला, ठीक है, तो वो लिख देंगे आप पाई आर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगी बात। देखिए यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाता है,
तो मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना दिमाग लगाना था आपने। अब सिलेंडर का 1 का 2 का और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो सिलेंडर 1 का जो एरिया होगा होगा 2 पाई आर एच, कैपिटल में लेना। दूसरा वाला जो होगा वो होगा 2 पाई स्मॉल आर एच, और लास्ट प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन है 2 पाई और 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन हो गया, अंदर बचा आर एच प्लस आर एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू रखने की चीज़ थी यहाँ पे, सिंपल। तो 2 × 22.7, आर की जो वैल्यू है 14, एच की वैल्यू है 10, प्लस दूसरे वाले केस में थी आर की वैल्यू थी 7, एच की वैल्यू थी 5, और लास्ट में कैपिटल ही आर बचा था तो उसकी वैल्यू थी 14। स्क्वायर हो रहा है तो 14 का स्क्वायर। अब ये जगह 44/7, इसकी से मल्टीप्लाई की 140, 7 5 से 35, और 14 का स्क्वायर तो 196। ऐड करा आपने तो 6 5 11, 9 3 12, और 4 16। ठीक है, और एक 17 कैरी था। उसके बाद 1 1 2 और एक 3 बाहर है। 44/7, 7 से काट देंगे, 7 5 से 35, बचेंगे 2, 7 21। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराना, आंसर आ जाता आपका। ठीक है, अब ये जो कवर किया मैंने ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुई होगी इसमें बच्चों को। ओके, तो और ये काफ़ी इजी है। 180 आपका मीन दे रखा है, आपको निकालना है इसका एफ की वैल्यू और फिर मोड फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे हुए हैं। ठीक है, तो जब ऑलरेडी मीन दिया है तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये होता था आपका फ्रीक्वेंसी, आप निकालते थे एक्स आई। अब एक्स आई होता है क्लास मार्क, कैसे निकलता है, इसके बीच का नंबर। तो इसके बीच में आ रहा है 120, 140, 160, 180, 200। ठीक है, ये हो जाएगा 220, और लास्ट में 240। नेक्स्ट आपका आंसर मैच कराना है, तो मैं इसको डी आई निकाल के जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए कोई भी नंबर चुन लेना। ठीक है, 180, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -60। अगले में आएगा माइनस का 40, फिर माइनस का 20, 0, फिर 20, 40, 60। ठीक है, फिर होती थी एफ आई डी आई। तो इन दोनों को करा, -420, 7 की 6 की कराई, 24, 9 की कराई, 18, 13 की 0, ये हो जाएगा 20f, 5 की कराई तो 45 सा होता है आपका 200, और 6 4 ज़ा 24, आगे 0। ठीक है, देखिए माइनस प्लस कैंसिल कर देना, 420 में से 200 गया तो अभी भी इसके पास माइनस का 220 बचा, और लास्ट में आपको बस इनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये जगह 8 2 10, 2 3 4, 400 आ गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा बिकॉज दोनों माइनस थे। ठीक है, प्लस 20f अलग से जोड़ देना। यह है आपका सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई यहाँ से निकालना होता है। ओके, तो एफ आई जो है आपका, इसको ऐड कर लेंगे, 7 6 13, 13 9 22। ठीक है, 22 में 13 जोड़े तो आ गया आपका ये 35, और ये हो गया 44 प्लस एफ। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना था। फॉर्मूला था आपका, ये अज्यूम मीन मेथड की बात करता हूँ मैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए आपने जो माना था 180। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका सिग्मा एफ आई डी आई आया था -400 प्लस 20f अपॉन ये आया था 44 प्लस एफ, और इक्वल में एक्स बार जो आपका है, जो क्वेश्चन में दिया था 180। ठीक है, देखिए ये इधर आके इसको जीरो ही कर देगा, तो इसको खत्म कर देंगे। सामने बचेगा आपका -400 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस एफ इक्वल टू 0, बिकॉज ये इधर आ गया, 0 हो गया, ये यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये पूरा पार्ट इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और -400 इधर आएगा तो 400 बचेगा, 20f, 0 0 कटा, ये होगा 20, तो f की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो f की वैल्यू जब 20 आ गई तो उसके बाद आपको क्या करना था, सिंपली यहाँ पे लिख देना था 20, और फिर इसका मोड निकालना था। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो इसी तब मोड तभी निकलेगा जब आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा f1, ऊपर हो जाएगा f0, f2, ये रहेगा l। ओके, गैप है इसका 20 का, और फिर फॉर्मूला आपके पास मोड का ही, एल प्लस माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, इसमें रखना और निकाल देना था। ठीक है, तो आई होप ये कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट की अगर बात करी जाए तो वो इसमें क्या करेगा था, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290।
अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लेकिन ऑड बोल रहे हैं तो अगर आप एक को एक्स मान रहे हैं तो जस्ट उसके बाद आपका एक्स प्लस वन मिलता है अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है, पर ऑड बोला तो एक छोड़ के आएगा, मतलब एक्स प्लस टू, ठीक है। तो एक्स प्लस टू, अब मान लें जैसे यहाँ पे एक होता, एक ऑड नंबर है, अब अगर मैं यहाँ पे वन रखता तो वन प्लस वन टू हो जाता जो कि इवन होता, तो मैं यहाँ वन रखूँ, वन प्लस टू कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा ना। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी थी। तो बोल लगा फाइंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम, ठीक है, आपको दे रखा है 290, तो इसका स्क्वायर और अगले वाले का स्क्वायर, ठीक है, इनका सम कितना दे रखा था, 290। इसको सॉल्व करना था, आइडेंटिटी लगानी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 290। ये रहेगा 2x² प्लस 4x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये जाएगा 286। पूरी इक्वेशन कैंसिल हो रही है किसी से, तो ए टू वन ज़ा टू टू ज़ा और टू वन ज़ा टू फोर ज़ा टू थ्री ज़ा, कौन से ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके इतना देते हैं, ऐड सब करके तो टू देते हैं, तो 11 और थ्री 13 का पेयर बनता, क्योंकि ये होता है 143। ओके, और बस मल्टी माइनस करना था आपने, 13 को बस बड़ा रखना था, ठीक है। तो प्लस का 13 माइनस का 11, और आपके यही नंबर फिर इस तरीके से आ जाते हैं। ओके, सॉल्व कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा था, चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर हॉल हैविंग एरिया इतना, लेंथ ऑफ हॉल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो आपको रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया दिया था, लेंथ रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, जो दे रखा था 300। अब एक कंडीशन दे रखी थी, जो लेंथ है वो क्या थी, 1 मीटर मोर, एक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, किसके डबल, ब्रेथ से। सिंपल यहाँ पुट करना था, तो एल की जगह पे 2b+1 रखते, आगे बी है ही, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करते तो 2b² प्लस बी, इधर आता तो -300, क्वाड्रेटिक बनती, फिर से सॉल्व करनी थी, बी आ जाता, यहाँ रख देते, एल आ जाता। ओके, नेक्स्ट में आपका सेक्शन ई था, इसमें केस स्टडीज थी, केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर देखिए, पी कोई पॉइंट है जहाँ से कोई ब्रिज का एक पॉइंट है, ठीक है, दो मोटर बोट्स हैं ए और बी, जो वेट कर रही हैं अपोजिट बैंक्स पे, इन बैंक्स पे, किनारों पे, ठीक है, रिवर के। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ब्रिज 20 मीटर अबव, आपको देखिए हाइट दे रखी है इस ब्रिज के ऊपर, जो पॉइंट है पी उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, डिप्रेशन ऊपर से बनता है, ये दोनों बने हुए हैं, यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे इसे 30 से, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। ओके, उसके बाद आपसे बस बता रखा है कि एक की स्पीड है आपकी 10 और एक की है 5। ओके, अब हमें बताना है पहला आंसर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट ए टू डी रीचिंग टू पॉइंट डी। अब देखिए ए को डी तक पहुंचना है, सामने है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, कुछ भी मान लीजिए इसको, तो ये होता है 10, एंगल बता ही दिया, 20/x माना, 10/30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा x इक्वल टू 20√3। √3 की वैल्यू रखने के लिए बोला है, रख देना, 1.73 पॉइंट आया, 2 0 बढ़ाया, 20 से कट गया 5 टाइम्स, 5 से काट देना, 5 3 15 बचे 2, 2 और 3 होता है 23, 5 4 20 बचेंगे 3, 0 बढ़ाएंगे आप, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 30, ठीक है, 4.6। ओके, आपको 34.6 बतानी थी डिस्टेंस जो एक्स आई है। इसके बाद सेकंड केस में आपको बताना था कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर मतलब ये पूरी विड्थ। अब विड्थ तो तभी निकलेगी जब आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, इधर वाली भी। ओके, इतनी तो हम निकाल के बता चुके 34.6। अब ये कैसे निकलेगी, तो परपेंडिकुलर, इधर का बेस वाई मान लेना, तो इधर एंगल 1045, 20/y, 45 के लिए होते 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y के लिए आगे 20। अब आपको टोटल बतानी थी, तो 34 + 6 में 20 ऐड किए, तो 34 में 20 ऐड किए तो 54.6 मीटर आपका वेट था, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा था कि इसके दो पार्ट थे, इनमें से कोई एक करना था, विच बोट विल रीच द पॉइंट डी फर्स्ट एंड हाउ मच अर्लियर देन द अदर बोट, कौन सी बोट जल्दी पहुंचेगी और कितना जल्दी पहुंचेगी। अब देखें, इसको डिस्टेंस कवर करनी है ये, और इसके पास टाइम दे रख स्पीड दे रखी है, तो हमें टाइम बताना है पहले, तो टाइम पहले वाले का टाइम देख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर जाएगा तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी पहले वाले को, 34.6। ओके, और टाइम जो था, क्योंकि हमें पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ रखते हैं, तो स्पीड उसके अकॉर्डिंग दे रखी थी आपको 10, तो जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पीछे आ जाएगा, तो ये लगेगा 3.46 सेकेंड। ओके, और सेकंड वाले को जो था उसको करना था ये डिस्टेंस कवर, जो कि थी 20, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी थी, वो थी 5, तो उसको भी डिवाइड करेंगे तो आएगा
4 सेकंड। अब देखिए कॉमन सी बात है, ये टाइम कम लगा, तो यहाँ पर आपका जो AD वाली होगी, जो A वाली होगी, वो जल्दी पहुँचेगी, ठीक है? तो ये जल्दी पहुँचेगी, और कितना जल्दी पहुँचेगी, तो आपको पता है कि इस 4 सेकंड में से 3.4 सेकंड को हम 4/6 को माइनस कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 0.54 सेकंड। ओके, अब अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको देख के सोचेंगे ना कि कौन जल्दी पहुंचेगा, तो आप सोचेंगे कि ये डिस्टेंस कम है तो जल्दी पहुंच जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है बट इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से ये जल्दी पहुंच जा रहा है। तो यही गलती हो जाती है कई बार। आप अगर ये नहीं किया तो फिर अगला करा होगा आपने, इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद दोनों बोर्ड की डिस्टेंस क्या होगी, तो 3 सेकंड बाद ये कितना चली होगी ये पता होना चाहिए, ये कितना चली, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 सेकंड में हमें दे रखा है ये 10 मीटर चलती है, बिकॉज की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये चलती है 1 सेकंड में आपकी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकंड में इतना चल रही है, 2 में 10 का 20 हो जाएगी, 3 में 30 हो जाएगी, मतलब जनरल तरीके से देखें तो ये 5 चल रही है, फिर 2 में 10 हो जाएगी, और 3 सेकंड में 15 हो जाएगी, क्योंकि 5 5 पड़ रही है, ठीक है। अब इसने 30 मीटर चला और ये 15 चला, तो ये ने मिल के कितने कर ली 45, और हमें बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स आफ्टर 3 सेकंड। अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमने पता ली थी, कितनी थी हमारी, ये 20 था, जोड़ के आया था 54.6, और अभी इनकी डिस्टेंस है 45, तो 54.6 में से 45 को माइनस करना था, तो ये आ जाता आपका 9, और बस 9.6 आ जाता आंसर, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से केस स्टडी थी। आई होप ये करी होगी आपने अच्छे से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, स्टार्टिंग के पॉइंट तो बहुत ईजी है, लास्ट जो ये वाला पार्ट था ए वाला, उसको थोड़ा सोच समझ के करना था। नेक्स्ट देखिए 37 केस स्टडी। इसमें क्या था, देयर इज अ सेमी सर्कुलर पार्क अमन सोसाइटी, he wishes to plant sapling along the boundary of the park. There is a borewell at the center O of park along the diameter AB shown in figure below, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के बीच में सेंटर होता है, वो O दे रखा है। आपसे पहले में पूछा है कि O के पॉइंट बताइए, बहुत सिंपल था, सेंटर में मिड पॉइंट लग जाएगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, तो O के पॉइंट हम x और y मान लेंगे, बड़े आसानी से निकाल लेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 ये हो जाएगा 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू आएगी 12। नेक्स्ट में आपको 3 और 3 को जोड़ना था, तो ये आता 6, 6 का आधा हो जाता फिर से 3, ठीक है, तो ये आ जाता 3। तो इसके पॉइंट्स निकाल लेते आगे। रेडियस बताना था सेमी सर्कुलर पार्क का, तो रेडियस होती है ये डिस्टेंस, या इधर वाली निकाल लो कोई भी एक, ओके। हम इसको निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडियस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, तो x2 माइनस x1, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 12 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, या तो 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 100, 100 फिर से बाहर आके 10 बच जाता, तो रेडियस भी आ जाता 10, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ईजी थे, यहाँ पे आया था आपका 12,3, और रेडियस ये डिस्टेंस आ गई थी आपकी 10। अब इन्होंने पूछा है कि वन सैपलिंग इज केप्ट ऑन द पॉइंट सी पॉइंट पे देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बता दें सी के। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होती है कई बार बच्चों को, बट इसमें आपको क्या करना था, इसको इसको ज्वाइन कर देना था, ठीक है। और हमें पता है ये रेडियस है, तो रेडियस तो सारे पॉइंट रेडियस ही होते हैं ना, सेंटर साइड पॉइंट, तो ये भी 10 हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना था। डिस्टेंस आपकी 10 है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इसके अकॉर्डिंग लगाए तो 12 माइनस 12 बोल सकते हैं, y-3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाना है। आगे हो जाएगा y-3 का होल स्क्वायर इक्वल में आपका 10 है, ऊपर रूट चल रहा है। अब देखिए ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा y-3 इक्वल टू 10, -3 इधर आया तो +3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जाएगी 13, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही करना था ये दो वैल्यू भी दे सकता है अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इसको हटाते, बट ये सीधे सीधे बाहर आ जा रहा है ना, और जब ये बाहर आएगा तो आपको पता ही है फिर ये दो वैल्यूज देगा। वन सैपलिंग इज केप्ट एट पॉइंट P along AB so that PA equal to 1/3 PB, फाइंड P। P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब ये भी क्वेश्चन समझना था अच्छे से, इसमें आपसे क्या रखा है, एक यहाँ पर है, ठीक है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है, जो PA है 1/3 PB है, तो PB को यहाँ नीचे अपॉन में ले आना था, सामने आया था 1/3, चेक करना था क्या रेशियो सीधे सीधा मिल रहा है, तो पी ए की वैल्यू 1 मिल रही है बिकॉज सामने है, और पी भी ही दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1:3 सही है। बस आपको फिर पी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से। तो आपको ये पॉइंट लेने थे, ये पॉइंट लेने थे, पी के पॉइंट हमारे होते हैं एक्स वाई, ओके। रेशियो आपको 1:m1 और m2 दिया ही था, फॉर्मूला आपके पास सही
x बराबर m1 x2 या m2 x1, ठीक है, जो भी आप ले, तो m अगर हम m2 लेते हैं m2 फिर उसके साथ x1 लेंगे प्लस m1 x2, ओके, अपॉन दोनों को ऐड करना था, तो 3 to the 6 ये 22, तो 22 में 6 जोड़ा तो ये आ गया 28 और 3 + 1 4, 7 आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकाली होगी आपने, तो y निकला होगा आपका फिर से ये हो गया m1 सॉरी m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन 4, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 9 3 12, 4 से किया तो ये आ गया 3, तो इसके पॉइंट्स आए आपके 7,3, सिंपल, ओके। तो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट जो थी आपकी एक केस स्टडी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये भी, और इस टाइप की एक केस स्टडी मैंने कराई थी, लेकिन ये ऐसी देखो वहाँ पर अलग नंबर थे, आपको चीज़ें ना रिलेट करनी आनी चाहिए। इसमें इन अ सोसाइटी योगा इंस्ट्रक्टर वो हायर्ड टू ट्रेन पीपल और सोसाइटी, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 5 से 7 बजे तक उनका जो योगा प्रोग्राम चलता था। पहले दिन में जो लोग थे 5 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, आपको लिख देना था 5 लोग, एपी बनानी है। उसके बाद अगले दिन 3 और लोग जुड़ गए, तो 3 और लोग जुड़ गए, तो 5 में 3 और जुड़ गए तो कितना हो गया, 8 हो गए। फिर 8 में 3 और जुड़े तो ये हो गया 11, एंड सो ऑन, ऐसे करके जुड़ते गए। तो एपी आपकी बन चुकी है 5 8 11 आगे तक, ठीक है। अब हर रोज बोला ना 3 जुड़ रहे हैं, तो ए आपको पता चल गया 5 है, डी कैसे निकलता है, इनको माइनस करके 3 3 लोग जुड़ रहे हैं, वो डी हो गया। किस दिन 59 लोग जुड़ेंगे, मतलब लास्ट में आपको 59 पहुंचना है, तो इसको बोलते हैं ए एन, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला आपके पास है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारा 59, ए की वैल्यू आपकी है 5, स्टार्ट किया था ना यहाँ से, और डी आपका 3, यहाँ से इधर जाकर माइनस होगा, तो 59 में से 5 गया तो आगे 54, 3 डिवाइड में जाएगा, काट देंगे इसको, 3 1 जा 3 8 जा 1 इधर आया तो 19 आ गया, एन 19 मतलब 19 नंबर के जो दिन होगा ना 19वें दिन में 59 लोग जुड़ जाएंगे, सिंपल। ऐसे ही आपको अगला करना था, योगा, हाउ मेनी पीपल ज्वाइन योगा सेशन 31st डे, 31st मतलब A31 निकाला था, 31st डे में कितना जुड़ेंगे, तो आपको पता है एक कम कर देते हैं, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, 30, डी की वैल्यू 3 है, 30 से 90 प्लस 5 95 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, योगा इंस्ट्रक्टर 100 रुपये ले रहा है हर आदमी से, 5,000 रुपये किस दिन अर्न करेगा वो, तो दिन बताना है, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये ले रहा है, अब बच्चे क्या करते हैं 100 के हिसाब से बना देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि पहले दिन अगर उसने 5 लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है, हर आदमी से 5 ले रहा है, तो पहले दिन के 500 रुपये बनेंगे ना। अगले दिन 8 लोग हैं, सबसे 100 100 रुपये ले रहा है, तो कितना हो गया 800। तो एपी इस बार रुपए के हिसाब से बननी है, और लास्ट में पहुंचना कहाँ है, 5,000 रुपये पहुंचना है, तो ये हो गया ए। इस बार डी हो गया 300, बिकॉज गैप 300 का है, और ये ए एन इस बार ये हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है किस दिन 5,000 पहुंचेगा, तो एन निकालना है, नंबर ऑफ डेज, तो 500 प्लस एन मतलब कि बताना है, और डी की वैल्यू है 300, और इक्वल में आपका 5,000, इधर माइनस होगा 4,500 होगा। अब 4500 जब इधर आ जाएगा 300 पे डिवाइड में आएगा, 300 इसको काटेगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो n माइनस वन बराबर 15 आया, ये इधर -1 इधर आया तो कितना आ गया 16 आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए कि आपने ऐसे किया है तो अच्छी बात है, ठीक है। और कोई अगर पॉइंट मिस हो जाता है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। बस आपको बताना है कि पेपर को आपको ऐसे अटेंड करना था। नाउ व्हाट वाज द टोटल अमाउंट अर्न बाय द योगा इंस्ट्रक्टर इन 16 डेज, 16 दिन में कितना अर्न करेगा, तो टोटल अमाउंट बताना था S16, तो S16 बताना था, पहले दिन के 500 थे, फिर 800 थे, एन यहाँ पे 16 दे रखा है, एस एन टोटल अमाउंट बताना है कितना उसने कमाया 16 दिन में। तो एस एन का फॉर्मूला हमारा, ठीक है, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब S16 निकाला तो एन की जगह पे 16 रख देना है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख देना था आपने A500, बिकॉज ये रुपए के अकॉर्डिंग बनाई थी कंडीशन, 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू थी 300। सॉल्व किया इसका आपने, तो ये हो जाएगा आपका 16 को कट किया तो ये आ जाएगा 8, 5 2 ये हो गया 1000, 16 में से बन गया 15, 15 से 45 हो गया 4500, 45 में 1000 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5500, और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस और 44,000 रुपीज़ की कमाई कर ली भैया उसने, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना था अपने पेपर को, और आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट कहीं पे नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई आपने, तो अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा पेपर कैसा हुआ,
अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ बहुत बड़ी है। सो आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो शुरू से बस पढ़ के चलिए। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ के चलेंगे तो आपको लास्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर को भी मैं सॉल्व करूंगा स्टैंडर्ड के, आप उसको भी देख लीजिए जिसका होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।